फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो अपनी हिंदी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम अपना आज चैप्टर नंबर 3 हरिशंकर परजाई जी का, जो कि है टॉर्च बेचने वाला, आज उसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इससे पहले अगर आपने चैप्टर 1 एंड 2 हमारे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से जाकर चैप्टर 1 एंड 2 कम्प्लीटली देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 हरिशंकर परसाई जी का कंटिन्यू करते हैं। ओके, पहले की तरह ही मैं आपको सबसे पहले इनका रीडिंग करूंगी, इनके जीवन परिचय का। उसके बाद शॉर्ट में इनका जीवन परिचय आपको बताऊंगी एंड उसके बाद मैं आपको चैप्टर समझाऊंगी, चैप्टर की कुछ स्मरणीय बातें, मुख्य बिंदु, जिससे आपका फुली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू हैव टू रीड वंस योर बुक, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमेशा की तरह एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से आपके एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो हरिशंकर परसाई जी का जन्म जमानी गांव, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया। कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन में जुड़ गए। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्य पत्रिका निकाली। परसाई ने व्यंग्य विधा को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके व्यंग्य लेखकों की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं कि वे समाज में आई विसंगतियों, विडंबनाओं पर करारी चोट करते हुए चिंतन और कर्म की प्रेरणा देते हैं। उनके व्यंग्य गुदगुदाते हुए पाठक को झंझोर देने में सक्षम हैं। भाषा प्रयोग में परसाई को असाधारण कुशलता प्राप्त है। वे प्राय बोलचाल के शब्दों का प्रयोग सतर्कता से करते हैं। कौन सा शब्द कब और कैसे प्रभाव पैदा करेगा, इसे वे बखूबी जानते हैं। परसाई ने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकों की रचना की है। दर्जन में होते हैं 1 दर्जन इक्वल्स टू 12। ओके, जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फेरे, कहानी संग्रह, रानी नगफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का ज़माना, सदाचार का तावीज़, शिकायत मुझे भी है और अंत में निबंध संग्रह। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य लेख संग्रह। उनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में प्रकाशित है। यहाँ संकलित रचना टॉर्च बेचने वाला में टॉर्च के प्रतीक में माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक प्रखंड पर प्रहार किया है। तो इस चैप्टर में मुख्यतः क्या बात की गई है, इस चैप्टर में हमें मुख्यतः बताया गया है कि कैसे आजकल के लोग धर्म के नाम पे उसका आडंबर फैला रहे हैं, उसके ढोंग रच रहे हैं, साधु महात्मा बन के मतलब धर्म को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोगों को समझाने की उन्होंने एक बहुत अच्छी कोशिश की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली बताया क्या गया है। सो इन द चैप्टर टॉर्च बेचने वाला, तो टॉर्च बेचने वाला हरिशंकर परसाई की कालजयी रचना है। आज भी इसकी वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस कहानी का मर्म समाज पर आधारित है। समाज में फैले अंधविश्वासों की ओर व्यंग्यकार का इशारा है, जिसका फायदा पाखंडी लोग उठाते हैं। धर्म के ठेकेदार धर्म का व्यापार करने से नहीं चूकते। धर्म का भय दिखाकर वह अपना व्यापार करते हैं और खूब धन दौलत कमाते हैं। एक डरा हुआ व्यक्ति तथा समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति इन जैसे पाखंडियों के झांसे में आ जाता है और उनके व्यापार का आधार बन जाता है। 2 मुख्य कहानी के आधार पर हरिशंकर परसाई ने टॉर्च बेचने वाले कहानी को चरितार्थ करके दिखाया है। ओके, सो यस, अब हम अपना चैप्टर टॉर्च बेचने वाला शुरू करते हैं। तो इसका पाठ परिचय। परसाई जी ने टॉर्च बेचने वाले 2 मित्रों के माध्यम से समाज में घटित अंधविश्वास रूढ़ियों पर कठोरता राघत करने के लिए अपने सशक्त हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज पर तीव्र प्रहार किया है। 2 मित्रों में से एक मित्र टॉर्च बेचते बेचते प्रवचनकर्ता बन जाता है, तो दूसरा संतों की वेशभूषा में भोली जनता की आत्मा और अंधेरे को दूर करने की बातें करता है। आत्मा के उजाले के लिए लोगों को संसार का घना अंधकार देखना भय पैदा कर देता है। इस प्रकार रचना के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर तथा कथित धर्माचार्य पाखंडियों पर कड़ा प्रहार किया गया है। मीन्स इस कहानी में हमको 2 दोस्तों के बारे में बताया गया है। एक दोस्त जो है
वो टॉर्च बेचता है और उस टॉर्च पे प्रवचन करता है कि ये देखो मेरी इस टॉर्च से तुम्हारा सारा अंधकार मिट जाएगा, ऐसे करके अपनी टॉर्च बेचता है। और जो दूसरा दोस्त है वो एक संत महात्मा बन जाता है, साधु की वेशभूषा धारण कर लेता है और लोगों की आत्मा को शुद्ध करने के लिए कि कैसे हम अपने आत्मा से अंधकार मिटाएं, वो एक पाखंडी टॉर्च बेचता है। ठीक है। लेकिन बहुत दिनों बाद एक दाढ़ी बढ़ाए लंबा कुर्ता पहने हुए उस व्यक्ति से मिला जो पहले चौराहे पर सूरज छाप टॉर्च बेचा करता था। बदली हुई वेशभूषा का कारण पूछने पर उसने बताया कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि उसने टॉर्च बेचने का काम छोड़ दिया। इसके बाद वह लेखक को उस घटना के विषय में बताता है। 5 साल पहले वह और उसका दोस्त बहुत निराश बैठे थे। उसने अपने आमने सामने एक दूसरे से प्रश्न किया। उन्होंने प्रश्न किया कि पैसे कैसा पैदा करें। इस सवाल के हल के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए अलग अलग दिशाओं में दोनों मित्र निकल पड़े, इस वादे के साथ कि 5 साल बाद इसी स्थान पर मिलते हैं। मीन्स क्या हुआ कि लेखक से एक आदमी टकराया, तो लेखक कहता है कि तुम तो पहले यहाँ पर नाले के पास बैठकर टॉर्च बेचते थे, तो अब तुमने ये कुर्ता पजामा पहनकर ये कैसी वेशभूषा धारण कर ली है। तो लेखक उससे कहता है कि हम 2 मित्र थे, तो हम 2 मित्रों ने सोचा कि हम पैसे कैसे कमाएं। फिर हमने सोचा कि हम अपनी किस्मत आजमाते हैं, तू उधर जा मैं इधर जाता हूँ और देखते हैं कि 5 साल बाद कौन अमीर बनकर आता है। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि उससे पहले 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि उसने टॉर्च बेचना बंद कर दिया। तो इन 5 वर्षों के दौरान पहला मित्र टॉर्च बेचने का धंधा करने लगा। वह चौराहे पर या मैदान में लोगों को इकट्ठा कर लेता तथा अंधेरे का डर बड़े ही नाटकीय अंदाज से दिखाता कि उसकी सारी टॉर्च हाथों हाथ बिक जाती। उसका धंधा खूब चल रहा था। वायदे के मुताबिक 5 साल बाद वह निश्चित स्थान पर पहुंचा, परंतु उसका मित्र वहां नहीं मिला। वह उसे ढूंढने निकल पड़ा। उस शाम उसे एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजी एक भव्य पुरुष दिखाई दिया। हजारों लोग श्रद्धा से सिर गुरगंभीर वाणी में तन्मय होकर सुन रहे थे। वह व्यक्ति प्रवचन दे रहा था, मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ, आज आत्मा में भी अंधकार है। मीन्स उसने क्या बताया कि हमने ये निश्चित किया था कि हम 5 साल बाद उसी जगह पर आकर मिलेंगे जहाँ पर हम एक दूसरे को छोड़ के गए थे, अलग अलग दिशा में। तो पहला मित्र जो टॉर्च बेचता था वो तो वहाँ पर आ गया, लेकिन दूसरा मित्र जो था वो वहाँ पर नहीं आया। उसने तभी वहाँ पर देखा एक रेशमी वस्त्रों में आदमी बैठा हुआ है और लोगों को प्रवचन दे रहा है। ठीक है। मनुष्य की आत्मा भय पीड़ा से त्रस्त है, आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। डरो मत, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। प्रकाश को बाहर नहीं अंदर में खोजो। इस प्रकाश वह लोगों को पहले डराते हैं, फिर तुरंत उसे अपने साधना मंदिर में बुलाकर अंतर ज्योति जलाने का आह्वान करते हैं। लोग तन्मय होकर संत की बातें सुन रहे थे और उसकी हंसी छूट रही थी। मीन जो पहला दोस्त था वो उसे सामने से देख रहा था, वो पहचाना नहीं था कि वह उसका मित्र है, लेकिन वो एक संत समझकर उसकी संत की बातों पर हंस रहा था। वो क्यों हंस रहा था? क्योंकि उसने देखा कि वो टॉर्च बेचता है और वो टॉर्च बेचते हुए भी सबसे यही बातें करता है, और वो एक संत महात्मा है, वो भी वही बातें कर रहा है। उसके लिए उसकी हंसी छूट गई। तभी उसने देखा कि भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में बैठने जा रहा है। उसने तो उस भव्य पुरुष को नहीं पहचाना, पर भव्य पुरुष ने उसे पहचान कर कार में बिठा लिया। संत की वेशभूषा में यह उसका मित्र ही था। समझे कि उसका मित्र ही था जो ये संत की वेशभूषा में बैठा था। बंगले के वैभव को देखकर वह हैरान हो गया था। फिर दोनों मित्रों ने खुलकर बातचीत हुई। उस संत ने अपने मित्र से पूछा कि उसने इतनी दौलत कैसे पाई, क्या वह भी टॉर्च बेचता है? फिर वह कहता है कि उन दोनों के प्रवचन एक जैसे ही हैं। वह भी लोगों के अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च बेचता है तथा संत बना मित्र भी लोगों को डर दिखाकर टॉर्च बेचता है। दोनों लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का वादा करते हैं, पर दूसरे मित्र की टॉर्च कंपनी किसी बनाई हुई नहीं है, किसी कंपनी की बनाई हुई नहीं है। वह बहुत सूक्ष्म है, मगर उसकी कीमत बहुत अधिक मिल जाती है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मैं भी वही प्रवचन देता हूँ, तुम भी वही प्रवचन देते हो, लेकिन तुम मेरी जितनी दौलत नहीं कमा पाए। तुम तो किसी कंपनी से खरीद कर टॉर्च बेचते हो, तुम उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हो, लेकिन मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं फिर भी तुमसे ज़्यादा दौलत कमाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के अंतर आत्मा पर कड़ा प्रहार करता हूँ।
मैं एक संत महात्मा बनकर उन्हें भाषण देता हूँ। मित्र का सारा रहस्य दूसरे मित्र को समझ में आ गया। पहला मित्र संत के साथ 2 दिन तक रहा। अब उसने निर्णय कर लिया कि वह भी नया धंधा शुरू करेगा। वह अपनी टॉर्च की पेटियों को नदी में फेंक दिया। दाढ़ी बढ़ाकर लंबा कुर्ता पहन लेता है। वह लेखक को बताता है कि पहले वह लोगों को बाहरी अंधकार से डराता है, फिर लोगों को आत्मा में प्रकाश फैलाने की बात कहकर उसने आसानी से अपनी बात को ख़त्म कर देता है। इस प्रकार दोनों मित्र इस ठगी के धंधे में अंधेरे को दूर करने की बात करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि सिर्फ बाहर के अंधेरे और अंदर के अंधेरे का। मीन्स उसने क्या किया, दूसरे मित्र ने भी झोला उठा के अपने पहले मित्र के संग क्या किया, संत महात्मा बन गया। दोनों वही अपनी सनातन धर्मी टॉर्च बेच रहे हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है टॉर्च बेचने वाले में। मतलब इसमें मेन कहानी क्या है कि 2 दोस्त थे, दोनों को पैसा कमाने का बहुत लालच था। तो पहले दोस्त ने कहा कि हम इधर जाते हैं, तुम इधर जाओ, ठीक है, देखते हैं कि 5 साल बाद कौन दोस्त कितना अमीर बनकर लौटता है। तो पहला दोस्त क्या था, वो किसी कंपनी की टॉर्च लाकर बेचता था, ठीक है। और जो दूसरा दोस्त था वो सनातन धर्मी टॉर्च बेचता था, ठीक है। और 5 साल बाद जब वो लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि सनातन धर्मी टॉर्च तो उसकी टॉर्च से बिना ज़्यादा मेहनत की कितनी ज़्यादा बिक रही हैं और उसे कितना फ़ायदा होने लगा, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में था कि कैसे लोग आजकल के साधु महात्मा बनकर आम सीधे साधे लोगों को पाखंड में फैला अपने अंदर उनको घसीट कर अपने जाल में बिछाकर उनसे कैसे दौलत ऐंठते हैं, ठीक है। तो लेखक ने पता है क्या किया है, लेखक ने इतने अपने कटु वचनों से उन पर तीखा प्रहार किया है कि कैसे वो लोगों को अंधकार में जाते हुए बचा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं, जो हमारे प्रश्न अभ्यास हैं, देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही क्यों रखा। तो लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप ही रखा क्योंकि जिस तरह सूरज रात के अंधेरे के बाद दिन में प्रकाश फैलाता है और किसी को डर नहीं लगता, उसी प्रकार सूरज छाप टॉर्च रात के अंधेरे में सूरज का काम करेगी और सूरज छाप टॉर्च रात के अंधेरे में सूरज की रोशनी का प्रतीक है। मीन्स उसने सूरज छाप नाम इसलिए रखा, जैसे सूरज रोशनी फैलाता है वैसे ही उसकी सूरज छाप टॉर्च जब सूरज ढल जाएगा, सनसेट हो जाएगा, तो उसकी वही सूरज छाप टॉर्च सूरज का काम करेगी। दूसरा प्रश्न है, 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है। तो इसका उत्तर जान लीजिए। तो 5 साल पहले दोनों दोस्त बेरोजगार थे। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात एक प्रवचन स्थल पर होती है, लेकिन परिस्थितियां पहले की तरह नहीं थी। उनमें से एक टॉर्च बेचने वाला था और दूसरा उपदेश देने वाला बन गया, जो सनातन धर्मी टॉर्च बेचता था, ठीक है। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। तो इसका उत्तर है, पहला दोस्त मंच पर संत की वेशभूषा में सुंदर रेशमी वस्त्रों में सज धज कर बैठा हुआ था। वह गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन दे रहा था और लोग उसके उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे। वह आत्मा के अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। उसके अनुसार सारा संसार अज्ञान रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। मनुष्य की अंतरात्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। वह कह रहा था कि अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंधेरे को अंतरात्मा के प्रकाश द्वारा ही दूर किया जा सकता है, ठीक है। वो इस तरीके से अपनी टॉर्च बेच रहा था, सनातन धर्मी टॉर्च। उसके बाद चौथा प्रश्न, भव्य पुरुष ने कहा जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है, भव्य पुरुष ने अपने प्रवचन में कहा कि जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, उसी प्रकार अंधकार के साथ साथ प्रकाश भी होता है। मनुष्य को अंधेरे से डरना नहीं चाहिए। आत्मा में ही अज्ञान के अंधेरे के ज्ञान की रोशनी और ज्ञान की रोशनी के साथ ही अज्ञान का अंधेरा होता है। मनुष्य के अंदर की बुराइयों में अच्छाइयाँ दबी रहती हैं, जिसके जगाने की ज़रूरत होती है। उसके लिए अपने अंदर की ज्ञान की रोशनी को ढूंढना पड़ता है। इस प्रकार भव्य पुरुष ने सूक्ष्म ही कहा कि जहाँ अंधकार है
वहाँ प्रकाश है। मतलब जो पहला मित्र था उसने कहा कि जैसे सुबह के बाद शाम होती है, सुख के बाद दुख होता है, ऐसे ही हमारे ज्ञान के साथ अंधकार भी छुपा होता है। ठीक है, तो हमें बस उसको, अपनी रोशनी को, अपने अंदर की रोशनी को बस उजागर करने की देर है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है, पाठ के आधार पर बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आई थिंक 110% आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा, एंड दिस इज ऑफ योर 5 मार्क क्वेश्चन। ओके, यस, उत्तर जान लीजिए इसका ज़रूर। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचना अर्थात यह आत्मा के अंदर बसे अंधेरे की दूर करने की संबंधित है। जहाँ एक तरफ पहला दोस्त अपनी वाणी से लोगों के अंदर ज्ञान की प्रकाश जलाना चाहता है, उसका काम लोगों को अज्ञान के अंधेरे से दूर कर ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार सिद्ध पुरुष ही आत्मा के अज्ञान रूपी अंधेरे को दूर कर सकता है। वहीं दूसरी ओर दूसरा दोस्त रात के अंधेरे से बचने के लिए सूरज छाप टॉर्च बेचता है। वह लोगों के अंदर रात का भय उत्पन्न करता है ताकि वे डर कर टॉर्च खरीदें। यह टॉर्च बाहर के अंधेरे को दूर करता है। रात के अंधेरे में मनुष्य को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे टॉर्च का प्रकाश ही दूर कर सकता है। इस प्रकार वह लोगों को काली अंधेरी रात का डर दिखाकर सूरज छाप टॉर्च बेचता है। दोनों के टॉर्च बेचने के धंधे में बहुत अंतर है। एक आत्मा के अंधकार को दूर करने के लिए तथा दूसरा रात के अंधेरे को दूर करने से संबंधित है। तो इस तरह से लेखक बताते हैं कि कैसे एक मित्र सनातन धर्मी टॉर्च बेच रहा है तो दूसरा मित्र सूरज छाप टॉर्च बेच रहा है। ओके, तो इसी के साथ हम अपने प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। इस कथन में मनुष्य की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत है और क्यों? तो इसका उत्तर है, दोनों मित्रों ने पैसे कमाने के लिए कई तरीके ढूंढने की कोशिश की। दोनों के मन में यही प्रश्न आता था कि पैसा कैसे पैदा करें, लेकिन इसका हल निकालना आसान नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला तो उनमें से एक ने कहा कि सवाल के पांव ज़मीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं। मतलब उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो वो कह रहे थे कि मतलब जो प्रश्न है ये बिल्कुल ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है, हमें इसका उत्तर नहीं मिलेगा। ठीक है, यह कथन मनुष्य की उस प्रवृत्ति की ओर संकेत है कि किसी सवाल का जवाब ना मिलने पर मनुष्य उस सवाल को टाल देना ही उचित समझता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य किसी अनसुलझे सवाल में दिमाग लगाकर अपना समय गंवाना व्यर्थ समझता है। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर 7, व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। परसाई जी की इस रचना को आधार बनाकर इस कथन के पक्ष में अपने विचार प्रकट कीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 5 नंबर में आ सकता है, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अब मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। पहले प्रश्न समझिए, इसमें लिखा है व्यंग्य विधा में भाषा सबसे धारदार है। मीन जो हम किसी पर व्यंग करते हैं, किसी पर ताने मारते हैं, तो वो ताने हम किसी गाली या हम किसी बैड वर्ड यूज़ करके भी नहीं बोल पाते, जो हम किसी को ताना मारकर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका उत्तर है, टॉर्च बेचने वाले हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। इस पाठ में लेखक ने समाज में फैले अंधविश्वास तथा पाखंडी साधु संतों द्वारा रचे गए ढोंग से बचकर रहने का संदेश दिया है। ऐसे लोग भोली भाली जनता को अंधेरे का डर दिखाकर पैसे कमाते हैं। ऐसे हमें अंधविश्वास और पाखंड से बचना चाहिए। लेखक ने इस व्यंग रचना के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि धर्म और अध्यात्म के नाम पर पैसे ठगने वाले इन ठगों की चुंगल से हमें नहीं फंसना है, हमें इनसे बचकर रहना है। इस प्रकार व्यंग्य विधा के माध्यम से भाषा प्रभावशाली हो जाती है तथा लोगों के मन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन आंसर्स यहीं पे फिनिश हो गए हैं। इसके बाद आते हैं आपकी आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, क्या पैसा कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है? तो हमारे हिसाब से नहीं या हाँ, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा।
ओके इसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप खुद मुझे बताइएगा कि क्या पैसे कमाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। एंड यस गाइस, आई एक्सपेक्टेड अ आंसर फ्रॉम योर साइड। मैं चाहूँगी, मैं आपसे ये आशा रखूँगी कि आप मुझे इसका आंसर ज़रूर देंगे कमेंट में। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। तो इसका क्या आशय है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ आत्मा के अंधेरे को दूर करने वाले सिद्ध पुरुष के द्वारा कही गई हैं। वह लोगों को अपने अंदर बसे अंधेरे को दूर करने के लिए आत्मा के प्रवेश को जगाने के लिए सलाह देता है। वह संत का वेश धारण कर बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, उसके बाद आशय देखिए, आशय आपको मिल जाएंगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपने लिख रहा है कि प्रसंग के संग आशय स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये भी लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के पाठ 3 टॉर्च बेचने वाले से लिए गए हैं। इसके कहानीकार हैं या इसके रचयिता हैं हरिशंकर परसाई जी। और फिर आपको उसके बारे में एक लाइन लिखनी है, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका आपको आशय बताना है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको देखेंगे सिर्फ आशय स्पष्ट करने के लिए बोला गया था, इसलिए मैंने आपको उसमें प्रसंग नहीं बताया। मुझे पता था कि बहुत लोगों का इसी चीज़ पर कमेंट आने वाला था, उनको डाउट था, तो मैंने आपको पहले से ही डाउट क्लियर कर दिया है। ओके, उसके बाद आपका नेक्स्ट है कि धंधा वही करूँगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? मतलब धंधा वही करेगा, वो टॉर्च ही बेचेगा अब वो, लेकिन बस अपनी कंपनी बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले वो सूरज छाप कंपनी की टॉर्च बेचता था, अब वो सनातन धर्मी टॉर्च बेचेगा। जानिए, पहला दोस्त टॉर्च बेचने का काम करता है जिसमें अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। अपने दोस्त को आत्मा के अंधेरे को दूर करने का काम यानी साधु बनकर पैसे कमाते देख वह भी उसी काम में अपनाने का निश्चय करता है। उसे लगता है कि बिना मेहनत के बैठे बिठाए पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए वह मेहनत यानी टॉर्च बेचने का काम छोड़कर साधु बनने का फैसला करता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने सूरज छाप का टॉर्च की पेटी को नदी में क्यों फेंक दिया? क्या आप भी वही करते अगर आप उसकी जगह होते? तो हाँ, अगर मैं भी उसकी जगह होती तो मैं भी शायद यही करती। क्यों? क्योंकि अगर घर बैठे बिठाए हमें पैसे कमाने का इतना आसान तरीका मिल रहा है जिसमें हमें बिल्कुल भी मेहनत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, सारा दिन रात गला फाड़ने की, लोगों के सामने गला मतलब हाथ फैलाने की कि आप खरीदो 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 करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों मैं ये काम करूँगी? अगर मुझे इससे कोई आसान तरीका मिल रहा है तो निश्चित ही मैं वही करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्च बेचने वाले किस प्रकार की स्किल का प्रयोग करते हैं? क्या इसका स्किल इंडिया प्रोग्राम से कोई संबंध है? टॉर्च बेचने वाले लोगों को अपने उत्पाद की विशेषताओं के बारे में बताते हैं और उन्हें उन परिस्थितियों से अवगत कराते हैं जिनसे बचने के लिए हम उन उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, स्किल इंडिया प्रोग्राम द्वारा लोग मार्केटिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और जिनके द्वारा वह उत्पाद की बिक्री में भी तेज़ी ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका योग्यता विस्तार। तो पैसा कमाने की लिप्सा ने आध्यात्मिकता को भी एक व्यापार बना लिया है। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। आप क्या कीजिए, अपनी क्लास में एक डिबेट टाइप से प्रिपेयर कीजिए जहाँ पर आप ये बताएं कि कैसे आध्यात्म मीन्स लोगों के फीलिंग्स को भी, हमारे धर्म को भी एक पैसे बनाने का माध्यम बना लिया गया है। इस पर आप लोग कमेंट्स कीजिए, अपने तर्क दीजिए, अपनी टीका टिप्पणियाँ करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में फैले अंधविश्वासों का उल्लेख करते हुए एक लेख लिखिए। अपने समाज में जितने अंधविश्वासी लोग हैं, जैसे कितने आसाराम जी हैं, राम रहीम जी हैं, तो इन सब के कैसे पाखंड खुल कर आए, तो इन सब का जैसे है, तो ऐसे अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे अंधविश्वासी हैं जो ऐसी सब चीज़ों को मानते हैं, तो आप उनके बारे में लिखिए। देखिए, मैंने इन लोगों का नाम लिया जस्ट नॉट कि ये पाखंड साबित हुए हैं, मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती अगर आप उनको मानते हैं, लेकिन बस मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी पाखंडियों पर, किसी भी आडंबरों पर विश्वास नहीं कीजिए। अगर आप खुद से भगवान को मानते हैं वो सबसे बेस्ट है। ओके, तो इसके बाद है तीसरा प्रश्न, NCERT द्वारा हरिशंकर परसाई पर बनाई गई फिल्म देखिए।
एनसीईआरटी ने जो है आपको हरिशंकर परसाई पर एक फ़िल्म बनाई है, तो आप उसको यूट्यूब पर या गूगल पे जाकर या गूगल क्रोम पर जाकर आप देख सकते हैं। बेस्ट फ़िल्म है, मैंने भी वो देखी है, तो अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल है, तो ये भी आप कर सकते हैं। या अगर आपके स्कूल में प्रोजेक्टर का सिस्टम है तो आप अपनी मैम से कहिए, वो आपको शो ऑन करेंगी। ओके, सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म है। नीचे शब्दार्थ हैं, कुछ टिप्पणियाँ हैं, आप उनको पढ़िए। आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो चैप्टर समझाया है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या कोई भी क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं आपके सब क्वेरीज जो हैं, जितने भी आपके हैं, मैं आपको सब सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, मैं सबको रिप्लाई भी करती हूँ, तो डोंट वरी, आपको कोई भी दिक्कत लेने की, कोई भी परेशानी की, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छा होगा। आपका जब एग्ज़ाम होगा आप उसको चीर फाड़ देंगे, सब बहुत बढ़िया होगा। सो टेंशन नॉट, फिकर नॉट। तब तक के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए टाटा एंड बाय बाय।